उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विजय रथ किसने रोका? क्या योगी आदित्यनाथ से कोई गड़बड़ी हो गई या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बांटने में कोई गड़बड़ी हो गई? आखिर जो उत्तर प्रदेश बीजेपी को 2014 और 2019 में भी दिल्ली की सत्ता पर बैठाता रहा, वो उत्तर प्रदेश आखिर बीजेपी कहाँ पिछड़ रही है? अभिषेक, क्या हुआ ऐसा? देखिए प्रकाश भाई, पहले दो चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। ये चुनाव बीजेपी हारी या योगी आदित्यनाथ हारे। मुझे जहाँ तक याद है कि बीजेपी ने टिकट बंटवारे में शायद वो सावधानी नहीं बरती जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पे न करना, योगी आदित्यनाथ के पीछे लॉबी का काम करना, योगी आदित्यनाथ का पार्टी में न चलना, योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उम्मीदवारों को न उतारना। फ्रंट पे तो थे ना, लगातार प्रचार कर रहे थे योगी। मेरठ, जहाँ पे अरुण गोविल की सीट कभी आगे कभी पीछे हुई, आपने देखा, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव की पहली रैली हुई यूपी में, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर गायब थी। फिर शुरुआती दौर में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर छोटे थे, फिर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर जब सोशल मीडिया पे मुद्दा उठा तो सोशल मीडिया पे योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को बड़ा किया गया। अब यहाँ दो तीन बातों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसको यूपी में 2007-8 के दशक में मुल्ला मुलायम कहा गया। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा गया, और अखिलेश यादव के पिताजी को सदन के भीतर, जब मुलायम सिंह यादव थे हम सबके बीच में, तब सदन में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कहा था अब्बा जान, आपको याद होगा। जो टैगलाइन थी, शायद ये समझ पत्रकारों में भी एक बार फिर से पैदा करनी होगी, खासतौर से उन लोग जो ये आकलन नहीं कर पा रहे थे कि समाजवादी पार्टी वाकई इतना अच्छा कर पाएगी। समाजवादी पार्टी पे जब मुल्ला मुलायम का जब टैग लगा और ये लगा कि भाई ये मुसलमानों का वोट लेते हैं, और समाजवादी पार्टी इस स्थिति में थी प्रकाश की वहाँ पे उनको वोट नहीं मिल रहा था मुसलमानों का। बहुत बारीकी से दर्शकों, आप 2-3 मिनट तक इस विश्लेषण को सुनिए ताकि मैं अपनी पूरी बात आराम से आपको बता पाऊँ। अखिलेश यादव को ये पता था कि मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे, मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था। मायावती का जो वोट बैंक आप देख रहे हैं, जो वोट शेयर देख रहे हैं, वो बहुत नीचे आ चुका है, और अब मायावती को या तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए या तो फिर उन्हें नए तरीके से राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए, या फिर उन्होंने कोई ऐसा क्या ब्लंडर किया है राजनीति में रहते हुए कि बीजेपी से उन्हें इतना खौफ है कि उनके उम्मीदवारों को, कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गए उनके। और जो मायावती का जो वोट था खासतौर से मुसलमानों का, वो एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ गया। आप देखिए कि जो 2 करोड़ वोट मिले लगभग अभी तक, अभी आकलन सही नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अभी तक का जो जानकारी है वो 2 करोड़ के आसपास जो समाजवादी पार्टी को वोट मिले, वो वोट ऐसा नहीं है कि कुर्मियों ने वोट दे दिया, सारे ओबीसी ने वोट दे दिया, ओबीसी की बाकी की जातियों ने वोट दे दिया। वो वोट मिला एक तरफा यादव का वोट मिला उनको, और दूसरा वोट मिला मायावती का। तीसरा बीजेपी से जो गलती हुई वोट को साधने में, वो गलती प्रकाश भाई ये हुई यूपी में कि बीजेपी 2019 में यादव वोट बैंक को अपने पास लेकर आई थी। इस बार बीजेपी ने कैसे ये चूक कर दी कि ओबीसी जो मुद्दा बना इस देश में, उसको वो कैसे नहीं भुना पाई। इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, ये तो जातिगत आधार पर जो वोटिंग हुई उसका फ़ायदा अखिलेश यादव को मिला, क्योंकि अगर आप देखिए डिम्पल यादव की सीट कन्नौज मैनपुरी, और अखिलेश की कन्नौज जो सीट थी, वहाँ पर ये बात मैंने आपको एक बड़े नेता का मैसेज दिखाया था। जब हमने उनसे पूछा कि क्या अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं, तो उनका क्या कहना था, उनका मैसेज आया था कि जो ओबीसी वोट है उनका जो है एक जगह वोट गया हुआ है। ये बात आप इससे क्या समझते हैं? यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की नहीं चली। अगर योगी आदित्यनाथ की चलती तो मुझे लगता है ये अनुमान ना होते। ठाकुरों से जो पंगा यूपी में बीजेपी का हुआ, उसका एक भारी भरकम नुकसान बीजेपी को हुआ है, बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए, आप एक चीज़ बताइए आप मुझे, जब आपके घर में ही आपकी वैल्यू कम होने लगे, जो आपका बहुत हार्डकोर वोटर है वही आपसे कहने लगे, क्योंकि ये कहा जाता है राजनीति में कि जो ब्राह्मण और ठाकुर वोट होता है वो सिर्फ अपना ही वोट नहीं करते, बल्कि समाज में उनकी उनकी जो समाज में जो स्थान, उनका जो स्थान है, उसके कारण समाज के दूसरे लोगों को भी वो तैयार कर लेते हैं। बीजेपी को एक चूक यहाँ पर बहुत बुरी हो गई। दूसरा, मुझे प्रकाश भाई ये लगता है कि ये टोटल बीजेपी की हार है, इसमें योगी आदित्यनाथ के कद का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि या तो आप योगी को फ्री हैंड दे देते कि भाई आपको चुनाव जिताना है, आपने वो फ्री हैंड नहीं दिया। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि माफियाओं के परिवार के लोगों की बीजेपी में एंट्री हुई और उसमें योगी आदित्यनाथ की सहमति नहीं थी। वो जो लॉबी जो काम कर रही थी, दिल्ली से लॉबी काम कर रही थी, वो लॉबी जो है प्रकाश भाई बीजेपी को बहुत नुकसान दे गई। और
अब देखिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ का कद छोटा हो गया। एक तबका ये भी था जो चाहता था कि योगी का कद घटाया जाए, वो घट गया योगी का ये कद। बताइए, तो अरविंद केजरीवाल जो लगातार कह रहे थे कि अभी चुनावों के बाद यूपी से बाबा जी को इधर लेके चले आएंगे, क्या इस भी कॉन्स्पिरेसी में दम आपको लगता है? दूसरा एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि काउंटर योगी आदित्यनाथ थिंक टैंक की तरफ से ये किया गया कि भाई इस लोकसभा में चूंकि यूपी ही ज़्यादातर सीटें जिता कर देता है बीजेपी को, तो अगर नरेंद्र मोदी का रथ यहीं रोक दे तो क्या ऐसी, मतलब तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज हैं मार्केट में योगी आदित्यनाथ को लेकर। बिल्कुल, मैं योगी वाले बयान पे 1 मिनट लूंगा आपसे। योगी आदित्यनाथ प्रकाश भाई जब सत्ता में मतलब ये जो बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने निकलते हुए, मैंने एक रिपोर्ट में, आपको जिक्र होगा, आपको याद होगा, बाकी दर्शकों को भी याद होगा, मैंने उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि क्या ये अरविंद केजरीवाल का बयान है या बीजेपी के भीतर से दिलाया गया एक बयान है। आप समझ रहे मेरी बात को? और ये बात, इसमें बहुत दम है। ये दुनिया जानती है कि बीजेपी का एक पक्ष योगी आदित्यनाथ की रफ्तार से बहुत परेशान था। वो कौन लोग थे? जो पीएम इन वेटिंग थे। और जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया वो बहुत सुनियोजित बयान था कि वोट आपसे लेंगे और योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, अमित शाह को 1 साल बाद प्रधानमंत्री बना देंगे या 27 में बना देंगे। तो ये सब एकदम अचानक से हुआ। आपको लगा राजनीतिक घटनाक्रम एकदम आपको अचानक से लगा होगा, लेकिन ये राजनीतिक घटनाक्रम बिल्कुल अचानक से नहीं हुआ। अब आप ये समझिए कि पिछली बार, अब इस प्रश्न पर आते हैं कि पिछली बार जिस यूपी में योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, और 2 साल बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तब भी किया था जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था। अब दर्शकों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इस बार तो मायावती साथ भी नहीं थी बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के, तो फिर समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें क्यों मिल गई और बीजेपी को इतना भारी भरकम लॉस? शायद मुझे लगता है कि बीजेपी की थिंक टैंक को भी नहीं अंदाजा होगा कि यूपी में इस तरीके का भयंकर लॉस होगा, और कोई एग्जिट पोल इस तरीके का लॉस नहीं दिखा रहा था। यानी एग्जिट पोल सर्वे करने वाले लोगों को भी ये समझ में नहीं आया कि साइलेंट वोटर किधर गया। मेरा अनुमान यह है कि मुसलमानों के पास जो कांग्रेस से जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ वो नहीं होना चाहिए था बीजेपी के नजरिए से। वो होने के कारण, चूंकि मैं पहले ही ये बात कह रहा था कि मुसलमान ये चीज अब जान चुका है कि बीजेपी को रोकने के लिए इस देश में एकमात्र पार्टी है, वो है कांग्रेस, और कांग्रेस को उन्होंने अपना नेता मान लिया है कि उन्हें हम वोट देंगे। और इसकी परंपरा शुरुआत हुई कर्नाटक विधानसभा चुनाव से। उसके बाद जो बढ़ोतरी समाजवादी पार्टी को प्रकाश भाई मिली, उसका फायदा आप देख रहे हैं। जो वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी का बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है। अब आप समझिए कि समाजवादी पार्टी को अकेले 2 करोड़ वोट अगर अनुमानित अभी मिले हैं, तो फिर उस वोट में अगर आप कुछ वोट आप समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का भी जोड़ देंगे तो ये सीटें आनी तय है। अब यहाँ समीक्षा ये करनी होगी और आरएसएस को फिर से बीजेपी नेताओं को ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी। आप मुझे ये बताइए कि जब आप एक ऐसे वक्त में थे जब आपके पास तुरुप का इक्का था, क्या योगी आदित्यनाथ को थोड़ा प्रमोट नहीं किया जा सकता था? मैं इस बात से बहुत हैरान और परेशान रहा। इस बात को मैंने नहीं समझ पाया कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। उसी दिन तेलंगाना की रैली से प्रधानमंत्री माफ करिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ये क्यों कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2034 तक प्रधानमंत्री रहेंगे? मैंने ये जिक्र एक रिपोर्ट में किया था कि मुझे ऐसा लगा था कि अरविंद केजरीवाल के बयान का काउंटर बीजेपी मोदी से पहले योगी का करना चाहिए, और बीजेपी ये कहती कि वो हमारे काबिल मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कहती कि आपकी तरह वो जेल नहीं जा रहे हैं, आपकी तरह वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि योगी को रोक ले आप। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, 30 जून को, शायद 30 जून को आखिरी चरण का जो मतदान था वो 1 जून को था, माफ करिएगा 30 मई को एक बयान आता है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जेपी नड्डा कहते हैं कि योगी हमारे काबिल मुख्यमंत्री हैं, उनके हटाने का सवाल नहीं पैदा हो सकता था। तो जेपी नड्डा साहब, आपका मैकेनिज्म कहां काम कर रहा था? आप ये बयान बहुत पहले क्यों नहीं दे सकते थे? आप ये बयान पहले क्यों नहीं दे पाए? वोटिंग के दौरान केजरीवाल को छुट्टी मिली। जिस तरह का बयान अध्यक्ष की तरफ से आना चाहिए था गंभीरता से, योगी को आप सॉफ्ट टाइप का योगी को ये देखिए, योगी की परत दर परत पूरी कहानी इसलिए भी पता है क्योंकि योगी को बहुत करीब से देख रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बने, जब उन्होंने शपथ ले लिया, उसके तब से हम लोग योगी को देख रहे हैं, और योगी की हर घटनाक्रम हमारी आंखों से होकर गुजरती है। जेपी नड्डा ने इस बात का कभी जिक्र ही नहीं किया कि योगी को हटाने का सवाल ही नहीं होता। अरविंद केजरीवाल ने बोल कैसे दिया? सवाल ये होता है कि अगर बीजेपी योगी का पक्ष लेती प्रकाश भाई, तो बीजेपी इस बात पर केजरीवाल का घेराव करती। लेकिन देखिए ना, आप
बीजेपी ने वो कुछ भी नहीं किया। और योगी का कद घटाना बीजेपी को इतना भारी पड़ा, शायद इस बात पे आरएसएस बहुत नाराज हो और मंथन करना पड़ेगा कि योगी की मैं क्या, बहुत से लोग ये मानते हैं, दर्शक भी मानते होंगे, और मैं ये बात बहुत पहले से कहता हूं कि बीजेपी बेशक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जाए, बीजेपी बेशक 400 का नारा दे, लेकिन आज बीजेपी में उतनी भी ताकत नहीं है कि वो योगी के बिना अपनी लाइन को बड़ी कर ले। भाई ये बात ठीक है कि बीजेपी ने ही योगी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आप योगी को इग्नोर कर देंगे। किसी भी राज्य के पास, किसी भी पार्टी के पास इतना ताकतवर मुख्यमंत्री होगा, अगर वो उसे छिपाकर पीछे पीछे लेकर चलेगी, ये बहुत हैरानी वाली बात है। मेरा मानना है कि अगर योगी को फुल कंट्रोल दिया गया होता, और योगी के भाषणों को आप अगर नोटिस करें तो योगी ने पूरे चुनाव में क्या भाषण दिया, क्या भाषण दिया। अगर एक बयान योगी आदित्यनाथ से बीजेपी ये दिला देती कि, या कोई बयान ये दे देता योगी आदित्यनाथ को लेकर, जब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फंसी तो उन्होंने अमित शाह को कहना पड़ा कि 2024 अगर मोदी जी आएंगे तभी, जब 22 में योगी आदित्यनाथ आएंगे। उस बयान की कीमत आप समझ रहे हैं ना, क्या कीमत है। आपकी 30-35 सीटें अचानक से कम हो जाती हैं, यूपी में आपका नंबर हिल जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब है ना नरेंद्र मोदी अभी। क्यों? क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल समर्थन नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी राजनीतिक मंच से सिर्फ एक बयान योगी आदित्यनाथ के लिए आ जाता कि बाबा के लिए ही मोदी को जिता दो, बाबा दिल्ली आने वाले हैं, बस इतना बयान दिलाना था। मैं कह रहा था कि जो ध्रुवीकरण मुसलमानों के बीच हुआ, वही ध्रुवीकरण हिंदुओं के बीच नहीं हो पाया, और यह बीजेपी समझाने में नाकाम रही। बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा नाकाम रहा। राम मंदिर की जो सीट है, आप देखिए अयोध्या, वहां बीजेपी की कितनी खस्ता, वहां पर स्थिति बेहाल है। मैंने ये सवाल भी एक बार बीच में उठाया था कि इलेक्शन में मुझे एक पैटर्न समझ में नहीं आया कि जब 5वें चरण में नरेंद्र मोदी 5वें चरण में अयोध्या में चुनाव था, तो वो 4थे चरण के पहले ही अयोध्या में रोड शो करने क्यों गए। आपको याद होगा, मैंने ये आपसे ही प्रश्न पूछा था, हालांकि वो सवाल कैमरे पे नहीं था। मैं आपसे समझना चाहता था कि ऐसा इलेक्शन में अचानक क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी अचानक अयोध्या पहुंचे। वो जो हिंदुत्व का मुद्दा था, वो बीजेपी उसे पैदा नहीं कर पाई। वो इसलिए नहीं पैदा कर पाई क्योंकि योगी जैसे बड़े नेता को आपने पिछलग्गू नेता बना के घुमाया, योगी को फ्रंट पे खेलने नहीं दिया। आपको लगा कि माधवी लता ओवैसी का विरोध करेंगी तो हिंदुत्व का नारा मजबूत होगा, लेकिन पिछले 20 सालों से योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की एक बड़ी लकीर खींची है। बीजेपी से एक ब्लंडर चूक हो गई है प्रकाश, और मुझे लगता है कि आरएसएस इस शपथ समारोह के बाद बहुत बड़े एक्शन लेगा। बीजेपी में कुछ बड़े इस्तीफे आएंगे इस बात के लिए कि योगी को क्यों इग्नोर किया गया। योगी का असर न सिर्फ यूपी में है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी है और बिहार में भी है। हरियाणा में भी योगी को लोग पसंद करते हैं। योगी को फ्रंट पे न करना, शायद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की टीम से लाइफ टाइम, जिसको बोलते हैं ना, कि एक ऐसा मिस्टेक आपसे हो जाए जिसके लिए आप अपने आप को नहीं माफ करेंगे। आप बताइए कि आप विराट कोहली को बोलिए कि आप 9वें नंबर पे बैटिंग करेंगे, आप रोहित शर्मा को बोलिए कि आप 11वें नंबर पे बैटिंग करिए। एक बार आपको याद होगा श्रीलंका का मैच चल रहा था, रोहित शर्मा आए आखिरी में टूटा हुआ अंगूठा लेकर, तब भी बैटिंग की ना। योगी ने वही काम किया, आपने उनका अंगूठा तोड़ के रखा और उन्होंने तब भी पूरी कोशिश की। पहले नरेंद्र मोदी का इंडिया टीवी पे इंटरव्यू होता है आपकी अदालत में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का होता है। इस तरीके की हायरार्की आप मेंटेन करेंगे तो आप नतीजा यही देखेंगे ना। आप बताइए, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बताएं कि योगी को फ्रंट पे क्यों नहीं किया गया। फ्रंट में मतलब क्या, वो तो राज्य के मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं। राज्य से जिन लोगों को टिकट दी गई, क्या उनकी सहमति के बगैर टिकट दिया गया? बिल्कुल, देखिए आप देखिए, जब पिछले साल जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ा जाना चाहिए था या नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसमें सुधा यादव है हरियाणा की। कौन है सुधा यादव? कौन जानता है सुधा यादव को? एक तरफ आपके पास ब्रांड है हिंदुत्व का, एक तरफ सुधा यादव है। आप सही से टीम नहीं बना पाए। नरेंद्र मोदी की टीम में योगी आदित्यनाथ को कहां जगह मिली? आप सच ये है अभिषेक कि अगर उत्तर प्रदेश की, प्रकाश भाई बताओ, नरेंद्र मोदी की टीम में योगी आदित्यनाथ को कहां जगह मिली पेपर पे? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि योगी के बिना मोदी नहीं, तमाम रैलियों में कह रहे हैं ना। ये तो देखिए बयानों से नहीं चलेगा ना मामला। नरेंद्र मोदी की टीम में योगी आदित्यनाथ को ऑन पेपर कहां जगह मिली? फर्स्ट टाइम वो अपने नाम के ऊपर मुख्यमंत्री हो सकता बीजेपी आगे प्रोजेक्ट करे। पेपर पे तो कहेंगे हेमंत बिश्व शर्मा भी नहीं है, बाकी के लोग भी नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में कौन कौन लोग होते हैं? वही लोग होते हैं ना जो आपकी पार्टी की विचारधारा को तय करते हैं या विचारधारा देते हैं। आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव से योगी आदित्यनाथ को सिर्फ हिंदू मुस्लिम विरोधी नेता प्रोजेक्ट करने की गलती बीजेपी को भारी पड़ गई, जबकि योगी में इतना पोटेंशियल है कि वो। एक चीज बताइए, यूपी में तो सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन 2019 वाला था, बसपा और समाजवादी पार्टी। इस बार क्या हुआ है अभिषेक? मैंने बताया तो कि भाई मायावती का डेड होना बीजेपी के लिए डेड कर गया।
मायावती का पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा। बीजेपी को ये लगा कि मायावती चुप रहेंगी, हम लोग राष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन वोटर देखिए समझदार हो गया। अगर वोटर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से ओवैसी की पार्टी को कम वोट दे रहा है तो वोटर जानता है कि क्या करना है। आप देखिए कि जब बीजेपी ये कर रही थी तो मायावती ने बहुत प्रयास किए, जैसे डिंपल यादव की सीट पे प्रत्याशी बदले, जौनपुर पे प्रत्याशी बदले। लेकिन जब पब्लिक समझदार हो जाए कि मायावती बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छा संकेत ये है कि यूपी में उनका भविष्य बहुत अच्छा है और योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत खतरे की घंटी है। अगर उनकी पार्टी अगर उनके साथ में नहीं आती है, उनको सपोर्ट नहीं करती है। वाले चुनाव में तो मैन ऑफ द मैच अखिलेश यादव हो गए। अब मतलब जो नंबर्स हैं वो तो मैन ऑफ द मैच है वो। शायद मुलायम सिंह अगर यादव होते तो बहुत खुश होते। ये नंबर समाजवादी पार्टी के लिए आप ये कह सकते हैं कि अब मायावती का वजूद राजनीति से खत्म हो गया। और मायावती जब चुनाव 2019 के बाद जब इनका गठबंधन टूटा था तो मायावती ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये समाजवादी पार्टी की वजह से हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। तो अब समाजवादी पार्टी ये तय करे कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, क्योंकि अगर केंद्र की सत्ता की बात होगी और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ हालात बनते हैं कभी भी तो अखिलेश यादव का कद तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या किसी भी विरोधी दल से बहुत बड़ा होने वाला है। राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी और अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? मुझे तो अखिलेश का कद ज़्यादा बड़ा होता हुआ इन चुनावों के बाद लग रहा है। यूज़ किया अखिलेश यादव ने मुसलमान वोट लेकर, बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं है अखिलेश और उनमें। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में दोनों लड़कों की दोस्ती फेल हो गई थी, लेकिन अखिलेश यादव दोबारा टर्न लेते हैं। आदित्यनाथ के लिए मुश्किल लग रहा है ना कि फ्यूचर पॉलिटिक्स अब बीजेपी के अंदर का क्या डायनामिक्स होगा, क्योंकि केजरीवाल जो कह रहे थे कि चुनाव के बाद बाबा, तो ये कह के भी केंद्रीय नेतृत्व ये कह सकता है कि भाई बाबा जी आपसे यूपी संभला नहीं, आप दिल्ली आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इस बीजेपी की एक लॉस में योगी आदित्यनाथ को भयंकर लॉस हुआ है और बीजेपी ये भी कर सकती है कि ओबीसी चेहरे को सीएम बना दे। और क्योंकि बीजेपी अगर ओबीसी प्रमोट नहीं करेगी, जैसे मोहन यादव को प्रमोट किया बीजेपी को, मैं आपको नतीजों से पहले कल भी ये बात कह रहा था कि बीजेपी को किसी ओबीसी चेहरे को प्रमोट करना चाहिए, गृह मंत्रालय जैसा बड़ा पद देना चाहिए, उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जब तक आप ये दिखाओगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है नेशनल लेवल पे। शायद यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को एक खतरा सा मंत्रालय लगा उनके ऊपर, और कुछ नेता जो योगी के विरोधी थे उनके दिन शायद बेहतर हो जाए।